द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी और भयानक युद्ध। पर इसकी शुरुआत आप जानते हैं, अचानक एक धमाके से नहीं हुई थी। नहीं, ये तो उन छोटी छोटी चिंगारियों की कहानी है जो धीरे धीरे सुलगती रहीं और फिर एक ऐसी आग बन गईं जिसे कोई नहीं बुझा सका। बिल्कुल, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये तो एक चेन रिएक्शन था, एक डोमिनो इफेक्ट। सोचिए, एक के बाद एक घटना होती गई और हर घटना अगली को धक्का देती गई और आखिर में इन सब ने मिलकर एक ऐसी आग जला दी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो सवाल यही है, आखिर ये आग भड़की कैसे? वो कौन सी चिंगारियां थीं जो इतनी बड़ी, इतनी विनाशकारी आग में बदल गईं? चलिए जरा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं की एक एक परत को खोलते हैं जिन्होंने दुनिया को इस महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1919 में। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और वर्साई की संधि पर दस्तखत हो रहे हैं। और यहीं पर वो पहला डोमिनो गिरा जिसने सब कुछ बदल दिया। अब इस संधि की जो शर्तें थीं वो जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक थीं, खासकर इसका आर्टिकल 231। जरा सोचकर देखिए, एक पूरे देश को पूरी दुनिया के सामने एक इतने बड़े युद्ध का अकेला गुनहगार ठहरा दिया गया। ये सिर्फ एक कागज पर लिखी शर्त नहीं थी, ये एक पूरे देश का अपमान था। और बात सिर्फ अपमान पर खत्म नहीं हुई। जर्मनी पर $33 बिलियन का जबरदस्त जुर्माना लगाया गया। आज के हिसाब से देखें तो ये $270 बिलियन से भी ज्यादा की रकम है। ये कर्ज इतना बड़ा था कि जर्मनी को इसे चुकाते चुकाते 91 साल लग गए। सोचिए, इसकी आखिरी किस्त 2010 में दी गई। इस भारी भरकम जुर्माने का असर बहुत ही भयानक हुआ। जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। हालात ऐसे थे कि आप कल्पना कीजिए, 1922 में जो ब्रेड 160 मार्क्स की मिलती थी, बस एक साल बाद 1923 में उसी ब्रेड के लिए 200 बिलियन मार्क्स देने पड़ रहे थे। लोग ब्रेड खरीदने के लिए नोटों से भरी हाथ गाड़ियां लेकर जाते थे। ये जर्मनी की सच्चाई थी। तो देखिए माहौल कैसा बन गया था। अर्थव्यवस्था खत्म, 1933 तक 60 लाख लोग बेरोजगार, देश अपमानित महसूस कर रहा था और बच्चे भूखे मर रहे थे। और ऐसे ही माहौल में जब लोग निराश और हताश होते हैं तो वो किसी ऐसे की तरफ देखते हैं जो उन्हें उम्मीद दिखाए, चाहे वो उम्मीद कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। और बस इसी निराशा का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर ने। और फिर 1933 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया और सत्ता में आते ही उसने वर्साई की संधि को एक रद्दी कागज की तरह फाड़कर फेंक दिया। उसका एक ही सपना था, एक महान जर्मन राइख बनाना, और अपने सपने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और उसकी आक्रामकता का पैटर्न बिल्कुल साफ था। 1935 में उसने संधि तोड़कर फिर से अपनी सेना और एयरफोर्स बनानी शुरू कर दी। 1938 में बिना एक गोली चलाए ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। फिर उसी साल म्यूनिख समझौते में उसे चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा दे दिया गया और कुछ ही महीने बाद उसने वो समझौता भी तोड़ दिया और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर हमला बोल दिया। और हर बार बाकी दुनिया बस देखती रही, ये सोचकर कि शायद अब हिटलर बस करेगा। उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन ने तो म्यूनिख समझौते के बाद बड़े गर्व से कहा था कि वो हमारे समय के लिए शांति लेकर आए हैं। लेकिन हिटलर को खुश करने की ये जो नीति थी, वो इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित होने वाली थी। और फिर हिटलर ने अपनी सबसे चौंकाने वाली चाल चली। अगस्त 1939 में उसने अपने सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन कम्युनिस्ट सोवियत संघ के साथ एक समझौता कर लिया, नॉन अग्रेशन पैक्ट। ये इतिहास की सबसे अजीब और मतलबी साझेदारियों में से एक थी। दो दुश्मन जो एक दूसरे से नफरत करते थे, हाथ मिला रहे थे। क्यों? ताकि वो चुपचाप पोलैंड पर हमला कर सकें और उसे आपस में बांट सकें। और फिर 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये वो आखिरी डोमिनो था जिसका गिरना बाकी था। इस बार दुनिया चुप नहीं रही। इस हमले के 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अब हिटलर की शुरुआती जीतों के पीछे एक बहुत बड़ा राज था। उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, नाम था ब्लिट्जक्रीग, यानी लाइटनिंग वॉर या बिजली की रफ्तार से युद्ध। ये सिर्फ एक तरीका नहीं था लड़ने का, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार था। इसका मकसद था दुश्मन को इतनी तेजी और ताकत से हिट करना कि उसे संभलने या सोचने तक का मौका ही न मिले। तो ये काम कैसे करता था? बहुत सिंपल पर बेहद असरदार।
सबसे पहले पेंजे टैंक्स की फौज दुश्मन की डिफेंस लाइन को चीरती हुई आगे बढ़ती थी। ठीक उसी वक्त ऊपर से लुफ्टवाफे यानी जर्मन एयरफोर्स बम बरसाती थी और उनके पीछे पीछे मोटरों पर सवार इन्फेंट्री आती थी जो बचे खुचे इलाके पर कब्जा कर लेती थी। ये इतना तेज और घातक कॉम्बिनेशन था कि देश के देश हफ्तों के अंदर घुटने टेक देते थे। लेकिन इस हैरान कर देने वाली रफ्तार के पीछे एक बहुत ही डार्क सीक्रेट था, एक गुप्त हथियार। जर्मन सैनिकों को अक्सर परविटिन नाम की एक दवा दी जाती थी। जानते हैं ये क्या थी? आज हम इसे क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये ड्रग उनकी थकान मिटा देती थी, नींद की ज़रूरत खत्म कर देती थी, भूख प्यास और दर्द का एहसास तक नहीं होने देती थी और उन्हें एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देती थी। वो सचमुच में सुपर सोल्जर बन जाते थे। और इस ब्लिट्सक्रीग का नतीजा ये हुआ कि 1940 आते आते जर्मनी ने हैरान कर देने वाली तेजी से पूरे पश्चिमी यूरोप को रौंद डाला था। एलाइड फोर्सेस के लिए हालात बहुत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके थे। 10 मई 1940 हिटलर ने फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग पर एक साथ हमला बोल दिया। देखिए, फ्रांस को अपनी मैजिनॉट लाइन पर बड़ा भरोसा था, एक बहुत मजबूत डिफेंसिव दीवार। उन्हें लगा कि जर्मन सेना वहां से आ ही नहीं सकती। लेकिन हिटलर वो नियमों से खेलने वालों में से नहीं था। उसने अपनी टैंक डिविजन्स को आर्डेंस के घने जंगलों से गुजार दिया, एक ऐसा रास्ता जिसे सब इम्पॉसिबल मानते थे। इस अचानक हमले से ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं पूरी तरह घिर गईं और उन्हें पीछे हटते हटते डनकर्क के समुद्री तट पर आना पड़ा। वहां जो हुआ उसे इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑपरेशन डायनेमो कहा जाता है। ये एक तरह से हार में जीत थी। लगभग 3.5 लाख सैनिकों को किसी तरह बचा तो लिया गया, एक चमत्कार ही था ये। लेकिन इस रेस्क्यू की कीमत ये थी कि उन्होंने अपने सारे टैंक, सारी तोपें और लगभग सारा साजो सामान वहीं छोड़ दिया। डनकर्क के कुछ ही हफ्तों बाद 22 जून 1940 को फ्रांस ने भी सरेंडर कर दिया। एक झटके में यूरोप का एक सबसे बड़ा पावर घुटनों पर आ गया था। अब हिटलर की नाजी जर्मनी का सामना करने के लिए सिर्फ एक देश बचा था, ब्रिटेन। 1940 के बीच तक तस्वीर कुछ ऐसी थी। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, फ्रांस, ये सब हिटलर के कब्जे में थे। लगभग पूरे यूरोप पर नाजी झंडा लहरा रहा था। हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते थे। लेकिन एक आवाज थी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। उन्होंने दुनिया को बताया कि ब्रिटेन लड़ेगा और उनका ये संकल्प इस बात का संकेत था कि ये युद्ध अब एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो रहा है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर रुकती है। एक तरफ हिटलर था जिसके कदमों में लगभग पूरा यूरोप था, दूसरी तरफ अमेरिका था जो अभी भी इस युद्ध से बाहर था, और बीच में अकेला ब्रिटेन। तो सवाल यह था कि क्या ब्रिटेन अकेला इस तूफान का सामना कर पाएगा? इतिहास का अगला पन्ना इसी सवाल के जवाब से लिखा जाना था।